क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? बोलते हैं घुसपैठी आए अरे कहां से आ रहे घुसपैठी? अरे घुसपैठी आ रहे तो मोदी तुम क्या चाय पीकर सो रहे थे? रोकना था उनको। देश के अंदर कांग्रेस जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटती रही, गरीब भूखों मरता रहा। हम घुसपैठी नहीं हैं, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। कोई पैदा नहीं हुआ उनको निकालने वाला। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चुनावी सफर पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है गुना में, मध्य प्रदेश का गुना। और इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूं। हनुमान जयंती का दिन है, टेकरी हनुमान जी का मंदिर, और यहाँ पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी तादाद में श्रद्धालु, लोगों की भीड़ लगातार। लेकिन लोगों की जुबान पर सियासी चर्चा बहुत ज्यादा है, क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है, और उस पर ओवैसी ब्रदर्स ने जिस तरीके से तीखा पलटवार किया, जिस तरीके से हमला किया, तो ये सवाल उठने लगा है कि क्या ये सब कुछ वोटों का चुनाव, ये सब कुछ मुस्लिम वोटों के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया है। प्रधानमंत्री मोदी के समूचे भाषण में से सिर्फ 90 सेकंड की क्लिप को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसमें घुसपैठियों के प्रति हमदर्दी दिखाने वाली विपक्ष की चाल को पीएम ने बेनकाब किया था। 2006 के मनमोहन सिंह के बयान को भी संदर्भ दिया जा रहा है, और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र किया, ओवैसी ब्रदर्स ने कैसे हमला किया, सुनिए। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, घुसपैठी कहते हैं। पार्लियामेंट में 10 मरतबा 10 साल में सवालात पूछे गए, बताओ कितने घुसपैठी भारत में आए? मोदी की सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं है। 10 मरतबा पूछा गया, और बोलते हैं घुसपैठी आए अरे कहां से आ रहे घुसपैठी? अरे घुसपैठी आ रहे तो मोदी तुम क्या चाय पीकर सो रहे थे? रोकना था उनको। तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना, और उस पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार आया वो भी आपने सुना। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान को कोट किया है, और सवाल भी ये उठाया है कि आखिरकार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से इस तरीके का बयान किसने दिलवाया। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी को क्या ये सब कुछ रास नहीं आया, तो मुस्लिम वोटों पर ध्रुवीकरण करने की क्या कोशिश की जा रही है? क्या वोट पाने का सिर्फ यही एक तरीका है? सुनिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तो जब प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो हमारा दलित कहां जाएगा? पिछड़ा कहां जाएगा? एक खड़गवंशी कहां जाएगा? पाल कहां जाएगा? सैनिक कहां जाएगा? गरीब कहां जाएगा? किसान कहां जाएगा? माताएं और बहनें कहां जाएंगी? नौजवान कहां जाएंगे? देश के अंदर कांग्रेस जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटती रही, गरीब भूखों मरता रहा। मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, मुसलमानों को बच्चा पैदा करने वाले कहते हैं। आप बताओ क्या ये जेब देता है? अरे जो लोग मुझे और असद साहब को भड़काऊ भाईजान बोलते हैं ना, मैं उनसे पूछ रहा हूं
ये तुम्हारे मोदी साहब का लब, वो लहजा, ये अंदाज़े बयां, ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या अच्छी है, क्या सही है? हम घुसपैठी हैं, बच्चे पैदा करने वाले हैं। हम घुसपैठी नहीं हैं, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। कोई पैदा नहीं हुआ उनको निकालने वाला। तो ये आपने बयान सुने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और उसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला ये कि मोदी सच सामने ले आए तभी सबके सब छटपटाए। सवाल ये भी कि ओवैसी के हिटलर, पवार के पुतिन, राहुल गांधी के क्या तानाशाह और मुस्लिम वोट पर कलई खुल गई। राहुल और ओवैसी क्या भाई भाई हैं? क्योंकि बयान उसी तरीके से सामने आ रहे हैं, एक ही तरीके का एजेंडा सेट किया जा रहा है। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। आरपी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, मोहम्मद फैज खान नेशनल कन्वीनर है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के, आसिफ सोहेल पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, सैफ खान कांग्रेस पार्टी के नेता, अब्बास हैदर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं अपने मेहमानों का रुख करूं, लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर जनता मौजूद है, गुना की जनता जो मौजूद है, मैं उनके पास सबसे पहले जाता हूँ। क्या अब की बार का ये चुनाव ध्रुवीकरण पर हो रहा है, मुस्लिम वोटों पर हो रहा है? क्योंकि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने उस पर निशाना साधा है कि संपत्ति लेकर, मंगलसूत्र लेकर, घर दो है तो वो बांट दिया जाएगा एक खास वर्ग को। मोदी जी ठीक बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी और ओबीसी मुस्लिमकरण के सिवा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। देश को मुस्लिम की ओर ले जाना चाहते हैं, सनातन को खत्म करना चाहते हैं, हिंदुत्व को खत्म करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। अगर ये मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, पूर्व में पाकिस्तान बन चुका नेहरू जी की गलती के कारण, और पुनः ये राहुल गांधी इंडिया गठबंधन और ओबीसी मिलकर सनातन। एक सवाल और है कि क्या विपक्ष को जीत का रास्ता ध्रुवीकरण से दिख रहा है, मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण से दिख रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अभी भाषण दिया था उसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के भाषण का हवाला देते हुए कहा था, उन्होंने कहा था कि आने वाले समय जो बच्चे ज्यादा पैदा करना है और उसको लेकर उस बात को बयान दिया था। और ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, इसी से विपक्ष बौखलाया हुआ है। अब उनके पास बोलने के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है आसिफ सोहेल, मैं आपके पास आ रहा हूं और आप ही से शुरू करता हूं। मौका मिला है, चुनावी समय है, दोनों भाईजान सामने आ गए और टारगेट पर यह कि किस तरीके से मुस्लिमों की भावनाओं को आगे कर दिया जाए और दिखाया जाए कि यह सरकार तो मुस्लिम विरोधी है। सर देखिए, एक भावनाओं की बात नहीं है। मुझे पहले ये समझ में नहीं आया कि ये मुल्क के अंदर घुसपैठिए कौन है। हम तो इस मुल्क के हिस्सेदार कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे, उससे कोई दो राय नहीं। और दूसरी चीज मेरी नजर में घुसपैठिए तो जो हिंदुत्व सोच रखने वाले, जो मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले जाति को और जो करते हैं, वो लोगों को डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, दलितों के साथ हो, माइनॉरिटीज के साथ, वो घुसपैठिए है। उनको यहाँ से मार भगाना चाहिए जो हिंदुत्व की सोच रखते हैं। आवाज नहीं आ रही है कहते हैं। हेलो, देखिए आ रही है आवाज? आपको आवाज आ रही है? बोलिए, डिबेट वहीं से लेने के लिए आवाज। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और साथ ही साथ हमारे साथ एमआईएम के नेता भी हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। और आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया उसके बाद लगातार ऐसा लगा कि जो विरोधी या विपक्षी पार्टियां हैं वो हमलावर हो गई
और पीएम मोदी के खिलाफ लगातार बयानबाजी होती रही। अपने मेहमानों के पास चल के उनसे एक बार बात करते हैं और आज का जो मुद्दा है उस पर जरा हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने एक मन बना लिया है, उस पर वो लोग तय कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ ही बोले हैं। आरपी सिंह साहब हमारे साथ हैं। आरपी सिंह साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को इस तरीके से पेश किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टियों को ऐसा बताने या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब सरकार आएगी तो सब कुछ छीन लेंगे, मंगलसूत्र तक छीन लेंगे। देखिए, राहुल गांधी जी ने आज से कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल तारीख ठीक है तो 6 अप्रैल को हैदराबाद में एक भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने बोला, और मैं वो पढ़कर सुना रहा हूँ, इसके लिए राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना के अलावा वेल्थ सर्वे, संपत्ति के बंटवारे का सर्वेक्षण कराया जाएगा, ये हमारा वादा है। ये उन्होंने कहा। तो आप किसकी संपत्ति का सर्वेक्षण कराना चाहते हैं? आप जिन लोगों ने अपने मेहनत से, अपने काम से संपत्ति अर्ज करी है, उनकी सर्वेक्षण कर फिर आगे जो उनका मैनिफेस्टो है उसमें बड़ा स्पष्टता से लिखा गया है कि वह संपत्ति आगे बांटेंगे, उसका बंटवारा करेंगे। तो दिखता है कि क्या सोच है, वह किसकी संपत्ति लेकर किसको बांटने जाते हैं, इसका उत्तर उनको देना पड़ेगा जी। और उनके मैनिफेस्टो में लगातार एक वर्ग की अपीजमेंट को, एक वर्ग को खुश करने के लिए मेंशन किया गया। उदाहरण के लिए ये कहा गया कि अगर हम जज की अपॉइंटमेंट करेंगे तो वहां पर भी हम माइनॉरिटीज, मतलब अब देश में माइनॉरिटीज के बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं, उसमें लिखा गया अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्ति और महिलाओं को अधिक संख्या में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। आदमी की क्वालिफिकेशन नहीं होगी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप किस जाति से आते हैं, या आप किस धर्म से हैं, उससे होगा। आप ये नहीं कह रहे कि हम इंजीनियर और बनाएंगे, हम डॉक्टर और बनाएंगे, हम प्रोफेसर और बनाएंगे, हम टीचर और बनाएंगे, जुडिशरी में हम जज अपॉइंट करेंगे। तो दिखता है कि वो पूरी की पूरी सोच किस हो रहा है, एक वोट बैंक को मद्देनजर रखते हुए ये सब हो रहा है। मैं एक बात क्या कर, आप आगे जाइएगा। एक मेरे पास ये इनका विज्ञापन, एक सेकंड लूंगा मैं, एक कर्नाटक सरकार का विज्ञापन है जिसके अंदर उन्होंने बड़ी स्पष्टता से लिखा कि ये कर्नाटक सरकार का विज्ञापन है। उसमें बड़ी स्पष्टता से लिखा कि एक वर्ग के लोगों को, मिनॉरिटीज को हम आधा 50% लोन को कि हम सब्सिडी देंगे। स्कूटर लेना हो, 2 व्हीलर 3 व्हीलर लेना हो, गाड़ी लेनी हो, हम उसमें सब्सिडी देंगे। भाई सिर्फ मिनॉरिटीज को क्यों? ठीक, आप बाकी लोगों को भी छूट दो। आप जवाब दीजिए। सैफ खान, सैफ खान हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हो जाएगी जी। आरपी सिंह साहब, सैफ खान है, जवाब दीजिए सैफ खान। और एक सवाल और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने जो कहा, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो लिखा, या कांग्रेस का जो रुख रहा है, जो देश ने देखा है 70-75 सालों में, उसी पर तो देश ने पिछले 2 चुनाव में एक नेता को चुना है, एक प्रधानमंत्री को चुना है, सांसदों को चुना है। नहीं, सबसे पहले मैं आपकी बात का जवाब देते हुए कि देश ने जो है 2014 में अच्छे दिन की वजह से चुना था। 15-15 लाख रुपए, बुलेट ट्रेन, फ्री वाईफाई, 2 करोड़ जॉब्स, अच्छे दिन, 50% मूल समर्थन देंगे, उसके बाद हकनामा जमा कर दिया। ये तो सिर्फ चुनावी घोषणा थी। ये है भारतीय जनता पार्टी। फिर 2019 में पुलवामा हुआ, वो सतपाल मलिक जी ने उसकी एक सेकंड सैफ खान साहब, आप दूसरे ट्रैक पर जा रहे हैं, आप दूसरे ट्रैक पर जा रहे हैं। सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली पार्टी को देश ने चुना और दो बार फुल मेजोरिटी के साथ चुना। सवाल यह है कि आप लोग सबका साथ सबका विकास की बात नहीं करते थे, यही बीजेपी अब आपको ही कोट करके बोल रही है, तो आप लोगों को क्यों टेंशन हो रही है? अरे पहले भी तो आप लोगों ने कहा ना, आपकी पार्टी की जब सरकार थी तो आप लोगों ने अल्पसंख्यकों को लेकर जो बयान दिया, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आप नहीं जाते हैं, तो दिखाई देता है सैफ खान साहब। अच्छा, मैं अब उम्मीद करता हूं कि जितना टाइम आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को दिया है उतना आप मजे भी देंगे और विदाउट इंटरफेरेंस देंगे। अब आपने ना इसमें 2 चीजें ऐड कर दी। पहला, राम मंदिर 1993 में जनवरी 7 में ऑर्डिनेंस कौन लेके आया था राम मंदिर का? कांग्रेस लेके आई थी। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो है मना करती थी, नहीं चाहिए था उन्हें राम मंदिर। एसएस भंडारी और भारतीय जनता पार्टी ने मना किया था और तब तक जो है वो विचाराधीन था, वो भी जो है
सुप्रीम कोर्ट की वजह से जो हुआ वो भी बहुत, इसके पीछे जो, अगर आप राम मंदिर की बात करेंगे तो राम मंदिर का एक अलग इश्यू है, मगर इस वक्त आपने जो बात की है वो इसलिए की है कि एक कम्युनिटी को वो किया। मैं ये जानना चाहता हूं क्या माइनॉरिटी एक कम्युनिटी है? क्योंकि माइनॉरिटी में सिख भी आते हैं, जैन्स भी आते, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आते हैं। तो माइनॉरिटी को बोलना या माइनॉरिटी के लिए करना, जो आज भी हमारे देश में रिजर्वेशन है और जो हक उनको दिया जाता है, वो तो अभी आज भी दिया जा रहा है, चाहे भाजपा की सरकार में हो, और इनकी हिम्मत नहीं है उसको हटा। तो फिर क्यों कह रहे थे कि संसाधन पर एक खास समुदाय, एक खास वर्ग, एक ऐसे समुदाय का पहला अधिकार है जो वंचित है? क्या सिर्फ मुसलमान वंचित हैं, हिंदुओं में वंचित नहीं है? फैज खान, मैं क्या आप लोग देता हूं, तब विज्ञापन में नीचे लिखा हुआ है AR रहीम ट्रस्ट। फैज खान की आवाज नहीं आ रही, फैज खान साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। भैया देखिए एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। सैफ खान की आवाज नहीं है, फैज साहब आप बोलिए। हाँ मैं बोल रहा हूं, देखिए एक समय चला कि कोई कहता था हम मुसलमानों के नेता हैं, कोई कहता था हम मुस्लिम यादव MY समीकरण से चलेंगे, कोई कहता था हम दलितों के नेता हैं, कोई कहता था मुसलमानों का संपत्ति पर पहला अधिकार है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा 140 करोड़ लोग इस देश के नागरिक मेरा परिवार हैं। तो ये सबका साथ सबका विकास की राजनीति है। और उन लोगों की पोल खोल दी गई जिन्होंने ये कहा था कि हम केवल मुस्लिमों के नेता है या मुस्लिम यादव के नेता, उन सबकी पोल खुल गई है। और अब इनकी जाति समुदाय धर्म की राजनीति चलने वाली नहीं है, इसलिए ये बिलबिला रहे हैं। मोदी जी का बयान निष्पक्ष बयान है, किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित ये बयान नहीं है, इसलिए हम इस बयान का स्वागत करते हैं। और इस देश की 140 करोड़ जनता एक बराबर से है। और आसिफ सोहेल जहां कह रहे थे कि हिंदुत्व की विचारधारा घुसपैठी विचारधारा है, तो मैं आपको बताऊं इस देश में हिंदुत्व की विचारधारा है, इसीलिए इस्लाम के सभी फिरके यहां पर सुरक्षित हैं, ईसाइयों के सभी फिरके यहां पर सुरक्षित हैं, यहां पर पारसी सुरक्षित हैं, या अफ्रीका और अफगानिस्तान से आए हुए लोग भी यहां पर सुरक्षित हैं, अरब से आए हुए लोग भी यहां पर सुरक्षित हैं, क्योंकि हिंदुत्व की विचारधारा सर्वसमावेशी। भाई आपको जवाब देना चाहते हैं, छोटा जवाब दीजिएगा, बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। शियाओं की मस्जिद पर अब्बास हैदर भी हमारे साथ हैं, छोटा जवाब दीजिए जल्दी से। शिया नेताओं को मारा जाता है, ईरान में सुन्नियों के साथ अत्याचार होता है, सऊदी अरब में जाकर आप सलातो सलाम नहीं पढ़ सकते, कोई दरगाह पीर फकीर को मानने वाला है उसे नहीं मान सकते। ये हिंदुत्व की विचारधारा है जो पीछे सुभाष चंद्र बोस की आप चित्र लगाकर रखे हैं कि कैप्टन शाहनवाज उनकी सेना में होते हैं, गुरबख्श सिंह ढिल्लन उनकी सेना में होते हैं, प्रेम कुमार सहगल उनकी आजाद हिंद सेना में होते हैं। ये हिंदुत्व की विचारधारा है। इस हिंदुत्व की विचारधारा को घुसपैठिया कहना शर्मनाक बयान है ये सोहेल साहब का। और मैं बार बार कह रहा हूं यही वो लोग थे जो कि हैदराबाद को देना चाहते थे पाकिस्तान को। वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब रुक जाइए फैज खान, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, अब रुक जाइए थोड़ा सा जल्दी से सब भाई जल्दी से। फैज खान एक सेकंड रुक जाइए। फैज खान साहब, सीता के बारे में अपमानजनक शब्द असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा। जब ये कहा गया कि मोदी की बोटी बोटी काट दी जाएगी, जब ये कहा गया मोदी जी को, ये सैफ खान जवाब दीजिए। फैज खान रुक जाइए, थोड़ा सा रुकिए। मोहम्मद फैज खान साहब रुकिए थोड़ा सा, जल्दी से जवाब दीजिए। मेरा परिवार है। सैफ भाई जल्दी जवाब दीजिए। अरे इनको पहले इनको ये तो बोलिए कि अपना जो है टेप रिकॉर्डर बंद करें। अब बोलिए। बिलखते रहेंगे जो जाति समुदाय धर्म समुदाय की राजनीति, इनको ही बुलवा लीजिए आप। नहीं चलेगी। एक साल टोपी पहनकर फैज भाई रुक जाइए थोड़ा सा, नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं, रुक तो जाइए, आपकी बात चली गई। सैफ जल्दी लीजिए, पहले मैं इनको जवाब दे दूं जो नॉन स्टॉप टेप रिकॉर्डर की तरह बोल रहे थे। 4,500 दंगे रिकॉर्ड हुए 5 साल में, समझे? जो यहाँ पे बैठ के जो लगातार अपना टेप रिकॉर्डर चला रहे हैं, ये होम मिनिस्टर का डेटा है। दूसरी बात करते हैं माइनॉरिटी कमीशन, जो खुद इस वक्त भारत सरकार का एक विंग है, कहता है डिस्पाइट मल्टीपल कंप्लेंट जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के हुई है, आज तक कोई भी एक्शन नहीं उठाया गया। या माइनॉरिटी कमीशन कह रहा है, जानकारी रख के बात क्या करिए, हवाओं में बात नहीं करते जो है कि नॉन स्टॉप जो है बस बोलना शुरू कर दें। और किसकी बात कर रहे हैं आप? जो है ये सब झूठ बोला जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी तो एक्सपर्ट है ही झूठ बोलने में। अच्छे दिन, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटीज, 2 करोड़ जॉब, है ना, सब झूठ बोलते। और अभी योगी जी ने भी झूठ बोला। तो झूठ बोलने की तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी आदत है, और आज की नहीं बहुत पुरानी आदत है। झूठ बोलो, प्रयोग नहीं किया जाए। सुन लीजिए, 2006 में मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था कि माइनॉरिटी को इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, इरिगेशन, वाटर रिसोर्सेज
हेल्थ एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर देना चाहिए और मुसलमानों को इक्वालिटी से देना चाहिए। सैफ खान, एक चीज बताइए ना मुझे, आप लोग दिन रात पानी पी पी के हर चुनावी सभा में हर जगह आप देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अनाप शनाप बोलते हैं, उसका नुकसान 2014 और 2019 में आप लोगों ने देखा है, उसके बावजूद भी आप लोग सीख नहीं लेते हैं। तो आपकी करनी आपको मिलेगा, देश देख रहा है कि क्या करना है नहीं करना है वो तय हो जाएगा। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में कांग्रेस को सिर्फ मुसलमान दिखाई देते हैं और क्या इस देश में कांग्रेस को पिछड़े, दलित और शोषित हिंदू दिखाई नहीं देते हैं? क्या इस देश में बाकी कम्युनिटीज जो है वो दिखाई नहीं देते हैं? क्यों कभी आपके नेता नहीं बाकी कम्युनिटीज के लोगों के लिए बात करते हैं? मनमोहन सिंह जी ने SC ST की, बैकवर्ड क्लासेस की, माइनॉरिटीज की, महिलाओं की, हाँ, लेकिन सबसे पहले मुसलमानों की थी। सबसे पहले मुसलमानों की बात उन्होंने की थी ना? नहीं की, दिखाइए ना। हाँ की? अरे पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। सैफ खान आप कहाँ हैं इस दुनिया में? अब्बास हैदर, अब्बास हैदर, आप दिखा दीजिए। एक सेकंड दिखा देता हूँ, रुक जाइए। मैं बता दे, सर आंख बंद कर लेने से, शुतुरमुर्ग की तरह मिट्टी में सर गाड़ लेने से सर ऐसा थोड़ा होगा कि सूरज नहीं निकलेगा और उजाला नहीं होगा। रुक जाइए, अब्बास हैदर के पास जा रहा हूं। अब्बास हैदर भाई, बात बहुत क्लियर है। अब्बास हैदर भाई, बात बहुत क्लियर है कि ये चुनावी दौर है, चुनाव अगर दूसरे चरण का चुनाव होना है, उससे पहले तमाम पार्टियां अपने अपने तरकश से तलवार निकालकर और तीर निकालकर चलाने की कोशिश कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो सत्य है, उन्होंने कोट किया पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बातों को। तो इस पर आप लोगों को इतनी दिक्कत क्या हो गई? जब मनमोहन सिंह बोल रहे थे तब तो कोई नहीं बोला था। देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की तरकश में कोई भी तीर नहीं बचा है और उसकी एक सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इनको भ्रामक और आपत्तिजनक बयानों पे उतरना पड़ रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आखिरकार फिर झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है, झूठ फैलाना पड़ रहा है। ये बात करते हैं कि देश की संप्रदाय किसको दे दी जाएंगे। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल रही है देश में, 10 साल में आपने देश की संप्रदाय किन लोगों को दी? हमने देखा है किस प्रकार से PPP मॉडल में काम होता था और उद्योगपतियों को काम दिया जाता था कि आप अपना पैसा लगा के चीजों को डेवलप करिए, देश की संपदा बने, आप उसका इस्तेमाल करिए, उससे आप रेवेन्यू कमाइए। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, जो देश की बनी बनाई संपदाएं थी उनको बेचा गया। जयपुर एयरपोर्ट पे 400 करोड़ केंद्र सरकार ने दिया और फिर अडानी समूह दिया गया। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जवाब दीजिए, अब वक्त थोड़ा कम बचा हुआ है, प्लीज थोड़ा वक्त जाया हुआ है, वक्त थोड़ा कम बचा हुआ है। जो अभी अब्बास जी कह रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए RP सिंह साहब, उसके बाद आसिफ जी के पास जाना है। जब प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 11 करोड़ किसानों की चिंता करते हैं, जहां आयुष्मान भारत के अंतर्गत 55 करोड़ लोगों की चिंता करते हैं और फ्री इलाज मिलता है 5 लाख तक का, उज्ज्वला में 10 करोड़ से ऊपर बहनों को अगर गैस का सिलेंडर और गैस का चूल्हा मिलता है और अगर 55 करोड़ लोगों, अगर देश के 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, 14.25 करोड़ लोगों को नल से जल मिलता है और अगर 4 करोड़ लोगों को सिर पे मकान मिलता है और अगर आखिरी 1.5 मिनट बचे हैं, आसिफ जी के पास मुझे जाना होगा, माफ कीजिए RP सिंह साहब, आखिरी 1.5 मिनट बचे हैं। आसिफ भाई, मैं माफी चाहता हूं क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वक्त थोड़ा जाया हुआ, लेकिन आपके पास मैं आ रहा हूं। क्या पिछले 10 साल में, यानी कि मोदी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में देश में सिर्फ हिंदुओं का विकास हुआ है, हिंदुओं को योजनाओं का लाभ मिला है? क्या मुसलमान वंचित रहे हैं? और क्या जो हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स थी 10 साल में खत्म नहीं हुई है और अभी भी विपक्षी या विरोधी पार्टियों को लग रहा है कि इसी से फायदा होने वाला है? देखिए, मुल्क में ना विकास मुसलमानों का हुआ, ना हिंदुओं का हुआ, ना दलितों का हुआ, ना किसी का हुआ, पिछले जाति के लोगों का विकास हुआ तो सिर्फ जो भाजपा के करीबी जो दोस्त है, बड़े उद्योगपति, उनका विकास हुआ। सिर्फ लोगों को मॉब लिंचिंग की गई है, ना खाने के नाम पे मारा गया है, कपड़ों के नाम पे मारा गया है, ठीक है, मंदिर मस्जिद यही चला है। आज आप देखिए प्राइजेस कितनी ऊपर तक चले गए और आज हमें बता रहे हैं कि हम इन्वेडर्स है, हम घुसपैठिए है, हमारे बच्चे है,
मंगलसूत्र, अरे सर पहले उनको मंगलसूत्र की अहमियत समझिए, औलाद की मोहब्बत क्या होती है वो उन्हें समझना चाहिए। तीसरी चीज देखिए, इन्वर्टर्स किसको बोल रहे हैं, आप किसको घुसपैठिए बोल रहे हैं? मैं तो क्लियरली बताया ना, घुसपैठिए हिंदुत्व सोच रखने वाले जल्दी से जवाब दीजिए, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी से 30 सेकंड फैज खान साहब जल्दी से। मुसलमान को वही शासक ठीक है जिसका व्यक्तिगत परिवार नहीं है, पूरा देश उसका परिवार है। यही राजनीति कहती है, यही कूटनीति कहती है। अपने व्यक्तिगत हितों को साधने वाला, अपने परिवार को साधने वाला मोदी जी ठीक राजनीति कर रहे हैं। पूरा देश उनका परिवार और हम सब उनके साथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई नई बात नहीं कही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2006 में जो मनमोहन सिंह ने बात कही थी, उस वक्त के प्रधानमंत्री जो हमारे देश के थे, उन्होंने जो अपनी बात कही थी उसी को उन्होंने कोट किया था, उसी को उन्होंने बताया, जनता के सामने रखा कि उन्होंने ये कहा था, उनकी सोच ये थी, वो ये करना चाहते हैं। अब उस पर पूरा विपक्ष उबल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी डिबेट में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों को।